नमस्कार। हम पढ़ रहे थे लोक प्रशासन का एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास, उद विकास किस प्रकार हुआ था। उसमें हमने पहले आपको बताया, मैंने लास्ट क्लास में कि उसके 5 चरण थे। पहला चरण राजनीतिक प्रशासन द्विभाजन, राजनीतिक विज्ञान से प्रशासनिक विज्ञान को अलग करने का, वो चरण हमने डिस्कस कर लिया। अब जो दूसरा चरण है वह प्रशासन के सिद्धांत। जब पॉलिटिकल साइंस से एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया तो एक सब्जेक्ट अपने आप में तभी विकसित होता है जब उसमें सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये चरण था आपका 1927 से लेकर 1937 तक का चरण था। तो इस चरण में जब, जैसा कि मैंने बताया कि जब एक सब्जेक्ट अलग हो जाता तो उसके विद्वान ये चाहते थे कि इसमें किसी निश्चित सिद्धांतों को खोजा जाए जिससे कि प्रशासन का प्रयोग किया जा सकते दूसरे भिन्न क्षेत्रों में। और प्रशासन चाहे किसी भी देश और काल की परिस्थितियों में काम करे, कैसा भी परिवेश हो, परंतु कुछ सिद्धांत होने चाहिए जो सार्वभौमिक वैधता और प्रासंगिकता वाले हो, जिससे कि लोक प्रशासन को एक विज्ञान बनाया जा सके। तो इस चरण में जब सिद्धांतों का पहली बार निर्माण की बात है तो W.H. विलोबी ने एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस पुस्तक में उन्होंने पहली बार ये बात कही कि प्रशासन के कुछ निश्चित सिद्धांत होते हैं जो उसी प्रकार लागू होते हैं जिस प्रकार विज्ञान के विषय पर वो लागू होते हैं। तो पहली बार W.H. विलोबी ने ये बात कही, और विलोबी ने जब ये बात कही उसके बाद सिद्धांत निर्माण के रूप में बहुत से विद्वानों ने अपना योगदान दिया, जिसमें 3-4 मुख्य रूप से है। जैसे हेनरी फॉयल, इन्होंने बुक लिखी इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट। MP फेलेट ने क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मोनी एंड रेली ने ऑनवर्ड इंडस्ट्री, गुलिक एंड ऑर्विक। तो इन्होंने ये किताबें लिखकर लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण के काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, जिससे एक सब्जेक्ट के रूप में जाकर स्थापित होने लगा। तो इस चरण में प्रशासन पर ज़्यादा ध्यान देने जाने लगा। लोक वाला जो कंसेप्ट था उसको किनारे पर किया जाने लगा, पूरा जोर प्रशासन पर दिया जाने लगा। जब कोई सब्जेक्ट आम लोगों के काम का नहीं होता है, उस पर विचार नहीं किया जाता, तो उस पर धीरे धीरे उसकी प्रासंगिकता कम होने लगती है। और वही लोक प्रशासन के साथ होने लगा कि इसने मेन अपना फोकस प्रबंधन पर कर लिया, लोग सबसे अपना आप से दूर होने लगे, अर्थात लोगों के आम जीवन की गतिविधियों से दूर होने लगे। तो ये दूसरे चरण में ये था। तो अंत में जाते जाते 37 तक इसमें डिक्लाइन आने लगा, ह्रास आने लगा। तो जब तीसरा चरण शुरू होता है वो चुनौती का युग शुरू होता है। चुनौती का युग क्यों शुरू होता है? क्योंकि ये लोक प्रशासन अपने आप को लोक से अलग करके सिर्फ प्रशासन तरीके सीमित कर लिया, इसलिए इसमें चुनौती का युग की शुरुआत हुई। वो 1938 से 1947 तक का चरण है। तो जब चुनौती का युग आया तो इसमें इन्होंने क्या किया कि लोक प्रबंधन की तरफ पुनः जाया जाए। तो इस विषय का, जैसा कि आप देख पा रहे हो कि विषय थीम थी कि लोक प्रशासन के अध्ययन को मानव संबंध व्यवहार उपागम, की मानव के जो व्यवहार होता है उनसे भी इसको लिंक करना चाहिए। तो इस चरण में इसकी दो जो मुख्य आधार थे कि प्रशासन को राजनीति से अलग करना चाहिए, इसको चुनौती दी जाने लगी। उन्होंने बोला कि राजनीतिक प्रकृति और राजनीतिक भूमिका को प्रशासन से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। प्रशासन न केवल राजनीतिक निर्णयों को लागू करने से अपना मतलब रखता है, बल्कि नीति के निर्धारण में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, जो कि नीति का निर्धारण राजनीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो इस चरण में राजनीतिक प्रशासन को सिरे से खारिज कर दिया गया। और उसी प्रकार जो प्रशासन के सिद्धांत जो दूसरे चरण में मैंने बताया अभी आपको, प्रशासन के सिद्धांत जो दूसरा चरण था, उसको भी
उनकी सार्वभौमिकता में कमी के आधार पर उनको भी चुनौती दी जाने लगी कि ये सार्वभौमिक नहीं है, लोगों से आम जीवन से जुड़े हुए नहीं हैं, उनमें प्रासंगिकता नहीं है, इसलिए उसको चुनौती दी जाने लगी। और इसके अतिरिक्त जो संगठन से जुड़ा हुआ होना था, इसका मुख्य काम संगठन से जुड़ा हुआ था, तो ये सामाजिक मनोविज्ञान के पहलू की उपेक्षा के कारण एक मशीनीकृत सब्जेक्ट बन गया। तो मशीनीकृत सब्जेक्ट बन गया तो इसमें यह कहता है भाई प्रशासन में जो लोग काम करते हैं, व्यक्ति, उनके व्यवहार की उपेक्षा की गई। जो उनके बीच अनौपचारिक रिलेशन होता है, एक तो औपचारिक होता है, अनौपचारिक रिलेशन भी एक प्रशासन में या संगठन में पाया जाता है, इसकी लोक प्रशासन में उपेक्षा की गई। तो इस चरण में उसको अनौपचारिक जो व्यक्तियों एक संगठन में औपचारिक होता है कि बॉस सुपीरियर के बीच जो संबंध होता है, इन्फीरियर के बीच, अधीनस्थ के बीच, वो औपचारिक होता है। एक होता है कि एक मित्रवत व्यवहार होता है, वो अनौपचारिक होता है। उनकी इस चरण में अवहेलना की गई, तो इस चरण में उन्होंने इस पर वापस जोर दिया, जिसे हम मानव संबंध उपागम कहते हैं। और मानव संबंध उपागम इस चरण की मुख्य विशेषता थी कि मानव के संबंधों के आधार पर हमें प्रशासन का अध्ययन करना चाहिए। इसमें जो चुनौती देने वाले विचारक थे वो मुख्य रूप से C.I. बर्नार्ड, F.M. मार्क्स, हर्बर्ट साइमन, रॉबर्ट डाल और डेविड वाल्डो थे। उन्होंने प्रशासन को कहा कि ये बस लोक प्रशासन केवल कहावत है और वे अपने विषय को वैज्ञानिक बनाने के चक्कर में ये लोगों के आम जीवन से दूर हो गया है। तो उन्होंने, इन सब विद्वानों ने राजनीतिक प्रशासन को खारिज किया और प्रशासन के अध्ययन के लिए आनुभविक अध्ययन उपागम को वकालत की। आनुभविक अर्थात अनुभव के आधार पर हमें प्रशासन के सिद्धांत बनाने चाहिए, ना कि कोरी लाइब्रेरी में बैठकर सिद्धांतों का निर्माण करना चाहिए। धरातल पर जाकर भी हमें उनका, फैक्ट्रियों में लोग कैसे काम करते हैं, उनके बीच संबंध किस प्रकार होता है, उसके आधार पर भी हमें प्रशासन का अध्ययन करना चाहिए। तो ये इस चरण का मुख्य जो थे कि इस चरण में प्रशासन के परिवेशीय प्रभाव को भी स्पष्ट किया गया कि जिस परिवेश में प्रशासन काम करता है उस परिवेश के बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवेश जिसका प्रभाव संगठन में काम करने वालों पर आवश्यक रूप से पड़ता है। तो ये चुनौती का युग था जिसमें मुख्य रूप से मानव संबंध उपागम की वकालत की गई और जिस परिवेश में मनुष्य काम करता है संगठन में, उस परिवेश का भी हमें अध्ययन करना चाहिए। तो ये चीज़ें तो आप पढ़ लोगे, मैं PDF नोट्स आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जो नेक्स्ट आपका आएगा, चौथा चरण पहचान का संकट और पांचवा चरण नवलोक नीति परिप्रेक्ष्य, वो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे और ये हमारा लोक प्रशासन का विकास कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं